हाय नमस्कार ड्रीमर्स। आज तारीख है 9 मई 2020। चलिए देख लेते हैं आज हमें कौन कौन से आर्टिकल डिस्कस करने हैं। आज के डेट का हमारे पास जो पहला आर्टिकल है वो इकोनॉमी से रिलेटेड है। कोरोना वायरस ने इंडियन इकोनॉमी को क्राइसिस में डाल दिया है। इंडिया का जो जीडीपी का ग्रोथ रेट है वो डिफरेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूशन के द्वारा डिफाइन किया गया है। यदि हम फिच की बात करें तो फिच ने बोला क्या है कि इंडिया का ग्रोथ कितना हो सकता है, 0.8% हो सकता है। लेकिन एशियन डेवलपमेंट बैंक ने क्या बोला कि इंडिया का जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो 4% हो सकता है। तो ये जो ग्रोथ का प्रोस्पेक्ट है, इसके एस्पेक्ट्स हैं, हम उसके बारे में बात करेंगे कि इंडिया का ग्रोथ रेट हम लोग यूजुअली डिफाइन कैसे करते हैं, या तो जीडीपी का ग्रोथ रेट देखेंगे या तो जीवीपी का, राइट। तो अब जीवीपी का चाहे हम देखें चाहे वो जीडीपी का देखें, तो दोनों के ग्रोथ रेट का पर्सपेक्टिव क्या होगा, हम किस डायमेंशन से हम इसे देखेंगे, हम इसके बारे में बात करेंगे। राइटर कहते क्या है कि पूरी पूरी इंडियन इकोनॉमी के डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स को यदि हम 8 पार्ट में यदि हम डिवाइड कर दें और इन 8 पार्ट्स को भी 4 सब ग्रुप में अगर हम डिवाइड कर दें, तो हम ये पता लगा सकते हैं कि किस सेक्टर को ज़्यादा नुकसान हुआ है और किस सेक्टर को कम नुकसान हुआ है। राइटर A B C D इन 4 सेक्शन में पूरी इंडस्ट्रीज़ को, पूरे सेक्टर को डिवाइड करते हैं। फिर राइटर कहते क्या है कि जो सबसे ज़्यादा मोस्ट अफेक्टेड सेक्टर होगा वो होगा ग्रुप डी का, और जो सबसे लेस अफेक्टेड होगा वो होगा ग्रुप ए का। अब ग्रुप ए में कौन कौन सा सेक्टर आते हैं, तो ग्रुप ए में बात की जाती है कि हमारा डिफेंस आएगा, हमारा एग्रीकल्चर आएगा, उससे एलाइड एक्टिविटीज़ आएंगी। मीन जो एग्रीकल्चर सेक्टर हो गया वो कोरोना वायरस से उतना प्रभावित नहीं होगा जितना अदर सेक्टर प्रभावित होगा, या एग्रीकल्चर से डायरेक्ट रिलेटेड हुए जो भी सेक्टर हैं कह रहे वो बहुत ही कम प्रभावित होंगे। और फिर बात करते हैं कि जो हमारा डिफेंस सेक्टर है कह रहे वो भी कम प्रभावित होगा। फिर राइटर कहते हैं कि हमारा जो लास्ट वाला ग्रुप होगा, मीन ग्रुप डी होगा, वो सबसे ज़्यादा अफेक्टेड होगा। उसमें आता क्या है, उसमें टूरिज़्म सेक्टर आता है, उसमें रेस्टोरेंट हो गया, राइट, होटल हो गया। तो जो इस तरह की इंडस्ट्रीज़ हैं टूर एंड ट्रैवल वाली, तो अगर इस तरह की इंडस्ट्रीज़ हैं वो सबसे ज़्यादा अफेक्ट होगी, इसको ग्रुप डी में रखा गया है। फिर राइटर कहते हैं कि ग्रुप बी और ग्रुप सी, कह रहे इन दो दो ग्रुप की और बात करते हैं। कहते हैं कि ग्रुप सी उससे ज़्यादा, मीन ग्रुप ए से, और ग्रुप ए से ज़्यादा अफेक्ट होगी और ग्रुप डी से कम अफेक्टेड होगी। फिर ग्रुप बी और ग्रुप सी में किन किन सेक्टर्स को रखा जाता है। ग्रुप बी में लाइक हो गया कि हमारा इलेक्ट्रिसिटी हो गया, राइट। तो कहते हैं कि ये करेगा क्या कि कम अफेक्ट होगा, मतलब एग्रीकल्चर से ज़्यादा अफेक्ट होगा। लेकिन अगर हम बात करें हमारे टूरिस्ट इंडस्ट्री की बात करें, रेस्टोरेंट की, होटल वगैरह की बात करें, तो उससे तो कम ही ये अफेक्ट होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी हो गया, गैस हो गया, वाटर सप्लाई हो गया, क्योंकि ये सेक्टर प्रॉपर तरीके से अपना अचीव कर लेंगे। जैसे 2019-20 में चला आ रहा था वैसे 2020-21 में भी चलता आएगा, ठीक। लेकिन फिर ग्रुप सी में बात करते हैं कि ये जो हमारा होटल वगैरह की इंडस्ट्री के अलावा जो सबसे ज़्यादा अफेक्ट होगा वो होगा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का ग्रोथ रेट बहुत ड्रेस्टिकली गिरेगा। इसे सपोर्ट करने के लिए हमें डिफरेंट डिफरेंट पॉलिसीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। तो राइटर इन चार सब ग्रुप में सेक्टर को डिवाइड करने के बाद फिर राइटर बात करते हैं कि हमें इन्हें सपोर्ट करने के लिए, मीन अभी तक गवर्नमेंट ने क्या किया है और फर्दर गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, राइटर उसके बारे में बात करेंगे। राइटर कहेंगे क्या, कहेंगे कि ठीक है, आरबीआई ने पहला कदम क्या उठाया, आरबीआई ने रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट में और सीआरआर में क्या चेंजेस किए हैं। आर हुआ क्या है कि रेपो रेट कितना है 4.4%, रिवर्स रेपो रेट क्या है 3.75%, ठीक, सीआरआर कितना है 3%। तो इस तरह से ड्रेस्टिकली हमने जो रेपो रेट में, हमने जो मॉनेटरी पॉलिसी के जो क्वांटिटेटिव टूल्स हैं हमने उनमें चेंजेस किए हैं, सो दैट कि इकोनॉमी प्रॉपर तरीके से मूव कर सके। राइडर के अकॉर्डिंग हमें इन चीज़ों का प्रभाव केवल तब देखने को मिलेगा जब हम लॉकडाउन को हटाएंगे। जब लॉकडाउन पूरी तरह से रिमूव हो जाएगा तो हमें इन चीज़ों का, हमारे इन सेक्टर पर इसका प्रभाव हमें दिखेगा। इसके इसके अलावा हमें क्या करना चाहिए पॉलिसी को सपोर्ट करने के लिए। कहते हैं कि सारे सेक्टर की तो बात अलग अलग है। हम तो एग्रीकल्चर सेक्टर तो अपने तरीके से डील कर लेगा। उसके बाद चूँकि बेसिक नीड है, गैस हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, वाटर हो गया, क्योंकि ये बेसिक नीड है तो ये भी अपने आप को अचीव कर लेंगे। फिर कहते हैं हमें ग्रुप डी के लिए जो होटल वगैरह की इंडस्ट्री है, कह रहे हैं इसके लिए अलग से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। यदि हम अपने मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को अगर प्रॉपर तरीके से रन करवा लेते हैं तो उसी से जुड़ा हुआ होता है हमारा होटल इंडस्ट्री और टूर एंड ट्रैवल वाला।
क्योंकि होता क्या है कि हमारा ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन का जो भी माध्यम होता है, जो भी मीडियम होता है, वो जब मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री प्रॉपर तरीके से डेवलप हो जाएगी, लोगों को नौकरी मिलेगा, तो लोगों के पास एक डिस्पोजेबल इनकम जनरेट होगी, मेन उसके पास सरप्लस होगा। जब सरप्लस होगा तो तभी तो वो टूर करने के लिए एक स्टेट से दूसरे स्टेट में घूमने के लिए जाएंगे, या किसी और स्टेट में जाएंगे घूमने के लिए। तो अगर इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर पर गवर्नमेंट को खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। गवर्नमेंट को अभी भी हॉस्पिटल वगैरह को अगर हम देख लें, तो अभी तक के जो फिजिकल डिफिसिट था, अभी तक इंडिया का फिजिकल डिफिसिट 3.5% पर रन कर रहा था, लेकिन अभी राइट नाउ क्या हो सकता है, ये सारे एक्सपेंडिचर करने के पश्चात 6% तक जीडीपी का मीन जो फिजिकल डिफिसिट हमारा वो 6% पर तक बढ़ सकता है। हालांकि ये अच्छा सिम्टम नहीं है, लेकिन कहते हैं कि जिस हिसाब से पूरी दुनिया परेशान है, करें उसके अगर उससे कंपेयर करें तो इंडिया की स्थिति फिर भी काफ़ी बेहतर है, राइट। तो हमारा ये वाला आर्टिकल डिस्कस हो गया जो इकोनॉमी से रिलेटेड था, काफ़ी रेलिवेंट आर्टिकल था। यदि एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इकोनॉमी पर कोरोना वायरस का क्या प्रभाव पड़ा या इससे हम कैसे निकल सकते हैं, तो इसमें हम इन वाली चीज़ों को कि इकोनॉमी को हम सब ग्रुप में डिवाइड करके हम अपना आंसर राइटिंग कर सकते हैं, राइट। फिर हमारे पास जो नेक्स्ट आर्टिकल है डिस्कस करने के लिए, वो शेपिंग इंडियाज़ रिस्पॉन्स इन अ ग्लोबल हिंज मूवमेंट। अब ये बेसिकली बात क्या करते हैं, ये जियो पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं। ये क्या कह रहा है कि जैसे जैसे समय बीता जा रहा है कि कोरोना वायरस के बाद से और जो जियो पॉलिटिकल सिचुएशन है वो बदल रही है। मीन जो सबसे पावरफुल पर्सन हुआ करता था, मीन जो स्टेट हुआ करता था, वो अमेरिका है। तो अमेरिका कर क्या रहा है कि अमेरिका फर्स्ट की पॉलिसी को फॉलो कर रहा है, वो पूरी दुनिया को देख नहीं रहा। लेकिन अगर दूसरी जगह अगर पावर के ट्रांसफ़र की बात करें तो चाइना एक बहुत उभरता हुआ पावर है। तो अगर चाइना अगर उभरता हुआ पावर है तो इंडिया के लिए ये सबक भी है, क्योंकि इंडिया को डर भी होना चाहिए, क्योंकि 1962 के वॉर में अगर इंडिया का एक बड़ा हिस्सा चाइना ने इंडिया से छीन लिया था। तो ये भारत के लिए अच्छी बात नहीं है। तो भारत इसके लिए कर क्या सकता है, भारत अगर दूसरे पर्सन से, या तो उसके पास दो तरीका है, या तो किसी डिफरेंट कंट्री से, मीन चाइना की किसी विरोधी कंट्री से जा करके वो अलाइज हो जाए। दूसरा तरीका ये है कि बायलेटरल रिलेशन चाइना के साथ अच्छे कर लिए जाएं। तो करें इंडिया को बहुत फूक फूक कर कदम रखना पड़ेगा, मीन काफ़ी स्ट्रेटेजिकली इन चीज़ों को फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि इस समय वर्तमान जो प्रेजेंट में सुपर पावर है वो तो अमेरिका है, लेकिन आने वाले समय में जिस तरह से चाइना इमर्ज कर रहा है सुपर पावर के रूप में, कह रहे मे बी कि पावर ट्रांसफॉर्म हो जाए, और जिस तरह की स्ट्रेटजी, जिस तरह का पूरा प्लान एंड पॉलिसी चाइना का चल रहा है, हो सकता है कि आने वाले वर्ल्ड में ग्लोबल पावर चाइना बन करके उभरे। इसलिए इंडिया को अपनी पॉलिसी इस प्रकार से बनानी चाहिए कि दोनों के बीच में बैलेंस रहे। अगर दोनों के बीच में बैलेंस अगर नहीं रहता है तो इंडिया को ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। इंडिया विश्व गुरु बनना चाह रहा है, तो इंडिया को विश्व गुरु तब बन सकता है जब वो टेक्नोलॉजी को बाहर से इंपोर्ट ना करें, क्योंकि आज भी ज़्यादातर चीज़ें तो हम चाइना से इंपोर्ट ही करते हैं। चाइना का ही पूरी इंडस्ट्रीज़ में दबदबा है, तो इसकी वजह से हम पूरी तरह से चाइना पर डिपेंडेंट है। चाइना जब चाहे तब हमें पनिश कर सकता है। तो अगर हम पहले खुद को सेल्फ डिपेंडेंट बना लें, हमारे सेक्टर्स को, हमारी इकोनॉमी को, और हमारे यहाँ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स वगैरह के वायलेशन वगैरह जिस तरह से हो जाते हैं, आईपीआर डेवलप हो, तो उसके बाद हम विश्वगुरु का सपना अपना साकार कर सकते हैं। उसके पहले ऐसा कुछ पॉसिबल नहीं है। ये वाला आर्टिकल डिस्कस कर लिया हमने। अभी हम नेक्स्ट आर्टिकल डिस्कस करेंगे, कंटेम्प्ट ऑफ लेबर की बात करते हैं। अब कंटेम्प्ट ऑफ लेबर में बात क्या की जाती है कि जैसे ही कोरोना वायरस का क्राइसिस हुआ, इकोनॉमी पूरी स्लो डाउन में जाने लगी और डिफरेंट स्टेट का रेवेन्यू गिरने लगा, तो वहाँ के सेक्टर, वहाँ के जो बिग जायंट जो इकोनॉमीज़ के लोग थे, जो बड़े बिजनेसमैन थे, उन्होंने गवर्नमेंट से सीधा सीधा बोला कि अब हम लेबर लॉ को फॉलो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास क्या है, पैसे नहीं है, प्रॉफिट नहीं हो रहा। तो जब प्रॉफिट नहीं हो रहा तो अपने अपने एम्प्लॉयज़ को वो उतने पैसे दे नहीं पाएंगे, और एम्प्लॉय को जब पैसे नहीं दे पाएंगे तो बेसिकली करना क्या पड़ेगा उन्हें, फिर छटनी कर इसे बोला जाता है कि जब इकोनॉमी रिसेशन में जाती है तो प्राइवेट एंटिटीज़ करती क्या है, लोगों को नौकरी से निकाल देती हैं। तो नौकरी से ऐसे किसी को निकाला नहीं जा सकता है, क्योंकि लेबर लॉज होते हैं। तो लेबर लॉज के सेक्शन 5 को डिफरेंट स्टेट ने ईज कर दिया है, मीन उसे रिमूव कर दिया। तो सेक्शन 5 एक एम्प्लॉयर को, सॉरी, एक जो एम्प्लॉय होता था किसी कंपनी का, उसको इम्यूनिटी प्रोवाइड करता था, लेकिन जो एम्प्लॉयर होता था उसके अगेंस्ट में होता था सेक्शन 5। लेकिन जो लेबर का एक्ट था, कह रहे हैं उसमें ईज किया है, किसने ईज किया है हमारे एमपी ने मीन मध्य प्रदेश ने, फिर उत्तर प्रदेश ने। इन दोनों ने, उत्तर प्रदेश ने तो 3 साल तक के लिए लेबर लॉ को पूरी तरह से
क्लोज कर दिया, पूरी तरह से बंद कर दिया कि आप ये लेबर लॉ ये एप्लीकेबल नहीं होंगे 3 साल तक। अब अगर लेबर लॉ 3 साल तक एप्लीकेबल नहीं होंगे तो बेसिकली लॉस किसको होने वाला है, वो लोग जो जॉब करते हैं, जो प्राइवेट इंडस्ट्रीज में जो जॉब कर रहे हैं उनका एक्सप्लॉयटेशन भी हो सकता है। वर्किंग आवर को 8 आवर से बढ़ा करके 12 आवर किया जा रहा है। तो कह रहे हैं अभी तक तो जो प्राइवेट इंडस्ट्रीज थी वो तो 10 to 12 आवर्स का वर्क वैसे भी लेती थी, लेकिन जब उनके पास लीगल राइट हो जाएगा कि 12 आवर का उन्हें जॉब लेना ही लेना है, तो मे बी कि प्राइवेट सेक्टर में वर्किंग आवर 12 आवर से बढ़ करके 14 आवर या 16 आवर तक भी हो जाए। कह रहे हैं ये तो हमें चाइना का ही पूरा याद दिलाता है कि जिस तरह से चाइनीज़ इकोनॉमी जिस वक्त इमर्ज कर रही थी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, कह रहे हैं ये उस टाइम की। फिर अगर इसी को क्रिटिसाइज़ करते हैं, कहते हैं कि जब इकोनॉमी रिसेशन में जा रही है तो अदर सेक्टर को, अदर पर्सन को उतना काम नहीं करना पड़ रहा जितना लेबर रिफॉर्म्स में आ रहे हैं। तो कहने के लिए लेबर राइट को इस तरह से हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब एक बार ये टाइम गुजर जाएगा, कह रहे हैं तो भी इसमें रिफॉर्म आने की संभावना बहुत कम होती है। ये वाला भी आर्टिकल डिस्कस हो गया। फिर हमारे पास जो नेक्स्ट आर्टिकल है डिस्कस करने के लिए वो है कि सूडान में कुछ चेंजेस आए हैं। सूडान में किस प्रकार के चेंजेस आए हैं? सूडान में एक बड़ा ही ऑड सा लॉ था, एक बड़ा ऑड सा मतलब बहुत अजीब सी प्रथा चली आ रही थी, जिसको बोला जाता है कि फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन उसे बोला जाता है, उसे FGM बोला जाता है, राइट। तो FGM को सूडान ने बाय लॉ इरेडिकेट कर दिया, मीन उसे ख़त्म कर दिया है। अब सूडान कौन सी कंट्री है? अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं। अब अफ्रीकन कंट्रीज़ ने इसे रिमूव तो कर दिया, लेकिन ये सेम चीज़ FGM को डिफरेंट जगह पर इसे फॉलो किया जाता है। तो फीमेल का एक्सप्लॉयटेशन बहुत ज़्यादा होता है इसमें, राइट। तो इसे अब इम्प्लीमेंट करने की बारी है। आपने लॉ तो बना दिया लेकिन उसे एग्जीक्यूट किया, क्योंकि ये पार्ट ऑफ कल्चर है। FGM, फीमेल के साथ FGM करना एक पार्ट ऑफ कल्चर है। अब जब पार्ट ऑफ कल्चर होता है तो कह रहे उसे लॉ इरेडिकेट नहीं कर सकता। लॉ आपने बना दिया, कोई कानून आपने बना दिया, लेकिन आप उसे इम्प्लीमेंट कैसे करोगे जब उस पर्टिकुलर लॉ को इम्प्लीमेंट करने वाले, जो एग्जीक्यूट करने वाले खुद उसी कल्चर का अगर पार्ट होंगे तो। फिर एडेड एग्जाम्पल देते हैं कि सूडान ने जिस तरह से रिमूव किया है, कह रहे हैं उस तरह से और भी नाइजेरिया हो गए, साउथ सूडान हो गए और इरिट्रिया हो गए। तो काफ़ी कंट्रीज़ ने इसे रिमूव जरूर किया है, लेकिन अभी पूरी तरह से कल्चरली ये रिमूव नहीं हुआ। तो कह रहे हैं कि हमें केवल लॉ बना करके इसे नहीं हटाना है, इसे हमें कल्चरली में लोगों के दिमाग से निकालना है कि हमें FGM नहीं करना है, राइट। तो आज के डेट पे हमारे पास जितने भी आर्टिकल थे डिस्कस करने के लिए, हम वो सारे आर्टिकल डिस्कस कर लिए। अभी हम जो सेक्टर्स की बात कर रहे थे, इससे पहले वाले जो हमारा पहला आर्टिकल था उसमें हमने सेक्टर्स को 4 ग्रुप में डिवाइड किया था, राइट। तो आप इसमें देख सकती हो कि ग्रुप A, ग्रुप B, ग्रुप C। अब ग्रुप बी की अगर बात करें तो ग्रुप में 4 सेक्टर आते हैं, राइट। ग्रुप बी में कौन से आ रहा है? माइनिंग एंड क्वायरिंग आ रहा, ठीक, कंस्ट्रक्शन आ रहा, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर सप्लाई एंड अदर यूटिलिटी सर्विस आ रही है। फाइनेंस सर्विस भी सेक्टर बी में जा रहा है। तो मीन ये क्या करेंगे क्या कि 50% का रिस्पॉन्स दे रहे हैं। अगर आप कंपेयर कर सको, अगर आप प्रॉपर तरीके से देख सको, तो आप ये देखोगी एग्रीकल्चर सेक्टर है 14.4%, मीन 2019-20 में इसकी परफॉर्मेंस 14.4% थी। और अभी राइट नाउ 2020 की अगर वो बात कर रहे हैं 2020-21 की, तो ये 2.8% रहने वाला है। लेकिन ज़रा आप यहाँ पर फोकस करो, ये ग्रुप डी वाले पर, ये ट्रेड, होटल, ट्रांसपोर्ट वगैरह पे 19.6 था, 19.6 से सीधा 1.5% पर आ गया। मतलब सबसे ज़्यादा लॉस किसका हुआ? ये इस वाले पर, ग्रुप डी वाले पर हो रहा है, राइट। तो अभी जितने भी आर्टिकल थे सारे डिस्कस हो गए। ये डिफाइन करने के लिए था कि कौन सा सेक्टर किस में आता है, ताकि आप ऐसे राइटिंग वगैरह में इसका यूज़ कर सको। दैट इज़ वाई इसे डिस्कस किया, राइट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।